अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अप्रैल 1846 अमेरिका की स्टेट इलिनॉय से कुछ लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सफ़र पर निकले। उनके पास हर उस चीज़ का इंतज़ाम था जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकती थी, लेकिन चंद महीनों बाद उनका नाम तारीख की सबसे पुरअसरार और खौफनाक कहानियों में शामिल हो गया। आखिर क्यों ये इंसानी तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या बन गया और कैसे हर नया फैसला उन्हें बचाने के बजाय मज़ीद तबाही की तरफ ले गया। ये कहानी शुरू होती है स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय अमेरिका से, जहां दो भाई जॉर्ज डॉनर और जैकब डॉनर ने फैसला किया कि वो कैलिफोर्निया जाकर आबाद होंगे। ये दोनों कामयाब बिजनेसमैन थे और वेल सेटल्ड थे। डॉनर ब्रदर्स के साथ इनका एक दोस्त भी इस प्लान में शामिल हो गया जिसका नाम जेम्स रीड था। जेम्स एक लैंडलॉर्ड था। अब सवाल ये है कि जब ये लोग इतने वेल सेटल्ड थे और फाइनेंशियली स्टेबल थे तो अपना सब कुछ दांव पर लगा के ये लोग कैलिफोर्निया क्यों जाना चाहते थे? इसके पीछे बहुत से थे। पहली वजह तो ये थी कि उस टाइम पे लोगों को कैलिफोर्निया जाके सेटल होने का एक जुनून था। वहाँ जमीन सस्ती थी, मौके ज्यादा थे और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। ये सब कैलिफोर्निया में हजारों एकड़ जमीन लेके एक अच्छी एम्पायर खड़ी करना चाहते थे। दूसरा ये कि जेम्स रीड की बीवी सख्त बीमार रहती थी और उसको डिफरेंट एलर्जीज थी और उसको बचने के लिए कैलिफोर्निया का गर्म मौसम ही आखिरी उम्मीद था। और तीसरा रीजन ये था पावर। ये लोग वहाँ जाकर बिजनेस सेटल करके, तो स्पेशली जो डॉनर ब्रदर्स हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। पावर, कैलिफोर्निया में जाके सेटल होने की जल्दी में इन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी आराम की जिंदगी को टांग मारी और एक अनजान सफर पर निकल पड़े। जॉर्ज और जैकब डॉनर ने सफर शुरू करने से पहले एक किताब खरीदी थी जिसका राइटर था लैंसफोर्ड हेस्टिंग। ये एक इंतहाई चालाक वकील था जिसने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ये किताब लिखी थी। किताब का नाम था इमिग्रेंट गाइड टू ओरेगन एंड कैलिफोर्निया। इस किताब में उसने ओरेगन और कैलिफोर्निया की तरफ हिजरत करने वाले लोगों के लिए एक आसान रास्ता बताया था जिस पर जाने से 400 मील का सफर जो है वो कम हो सकता था। उस जमाने में जब कोई सफर पर जाता था तो वो इस तरह से मैप्स या किताब लेके तो वहां से गाइड लेता था। ये वकील खुद कभी इस रास्ते पर नहीं गया था। बेसिकली इस किताब में उसने सिर्फ तुक्के मारे थे। ये एक फर्जी सी किताब थी। इन दोनों भाइयों ने ये किताब लेकर अपने साथ रख ली, लेकिन सफर के लिए उन्होंने वही रास्ता चुना जिसको इस्तेमाल करके अक्सर लोग कैलिफोर्निया जाते थे। इस काफिले में कुल मिलाकर 30 से 32 लोग शामिल थे। 9 बैलगाड़ियां थी। जेम्स रीड ने अपने बीमार बीवी के लिए एक शाही वैगन बनवाई थी जिसे द पैलेस वैगन का नाम दिया था। ये 2 मंजिला एक वैगन थी जिसमें सोने के लिए एक बिस्तर भी था। इसको 8 से 10 बैल खींचते थे। इन्होंने जो अपने साथ सामान लिया उसमें खाने पीने के लिए हजारों किलो आटा, चावल, शुगर और कॉफी थी। इसके अलावा इनके पास बर्तन और चूल्हा सब इंतजाम था। सफर सिर्फ वैगन्स पर नहीं था, इन्होंने अपने साथ अपने कैटल्स और घोड़े भी लिए थे जो रास्ते में इनकी गाड़ियों को खींचने के काम आते थे। और फिर 15 अप्रैल 1846 की सुबह अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के ये काफिला एक नए जहां की तलाश में निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद इनके साथ तकरीबन 1500 लोगों का एक और काफिला भी शामिल हो गया। ये सब मिलकर कैलिफोर्निया की तरफ हिजरत कर रहे थे, लिहाजा ये सब इकट्ठे होकर चल पड़े। उस वक्त लोग कैलिफोर्निया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते थे और मुख्तलिफ इलाकों से लोग उस तरफ हिजरत करते थे। ये काफिला रोजाना तकरीबन 15 से 20 माइल का सफर आसानी से तय करता था। बैलों की वजह से रफ्तार आहिस्ता थी, लेकिन साफ रास्ते पर सुबह से शाम तक सफर जारी रहता था। सूरज डूबने से पहले इनको जहां साफ पानी और घास नजर आता ये वहां पर रुक जाते। वैगन्स का सर्कल बना लेते, जानवरों को इनके दरमियान बांध कर ये खुद आराम करते थे। औरतें मिलजुल कर रात का खाना बनाती और अगले दिन सुबह सुबह उठ के औरतें फिर खाना बना के अपने साथ रख लेती और ये सब सफर पर निकल पड़ते। ये सब एक पिकनिक की तरह लग रहा था। तकरीबन 100 दिन तक इन्होंने कैलिफोर्निया ट्रेल पर अपना सफर जारी रखा। इलिनॉय, मिजूरी, नेब्रास्का, वायोमिंग जैसे खूबसूरत इलाकों से ये गुजरते गए। ये बहुत खूबसूरत और नेचुरल सीनरीज थी। मिड ऑफ जुलाई में जैसे ही वायोमिंग पहुंचे वहां लिटिल सैंडी एक नदी थी। ये वो एग्जैक्ट जगह थी जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। जब ये तकरीबन 1500-1600 लोगों का काफिला फोर्ट लर्मन एक जगह पर पहुंचा तो इन्होंने देखा कि वहां एक आदमी सबको एक लेटर पढ़ के सुना रहा था जिसमें लिखा था कि मेरे शॉर्टकट रास्ते की तरफ से कैलिफोर्निया 1 महीना पहले पहुंचा जा सकता है और मैं तुम सब लोगों को अगले स्टॉप पे मिलूंगा। ये लेटर उस किताब के राइटर हेस्टिंग की तरफ से उन मुसाफिरों के लिए था जो कैलिफोर्निया जा रहे थे। बहुत से लोगों ने इसको इग्नोर किया और काफिले के तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग रवायती रास्ते पर चल पड़े, लेकिन
डोनर ब्रदर्स को इनके दोस्त रीड ने समझाया कि हमें बाकी लोगों के साथ उसी रास्ते पे जाना चाहिए, मगर डोनर ब्रदर्स ने किसी की एक ना सुनी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसकी किताब पढ़ चुके थे और वो इस वकील के बेसिकली बहुत बड़े फैन थे। डोनर ब्रदर्स के साथ बाकी लोग कुल मिलाकर 87 लोगों ने इस लेटर पर यकीन किया और हेस्टिंग के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। इस ग्रुप को जॉर्ज डोनर लीड करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया द डोनर्स पार्टी। इन 87 लोगों को ब्रेक डाउन करते हैं, जिनमें 29 आदमी थे, 15 औरतें थी और इसमें तकरीबन 43 बच्चे थे। 10 महीने से लेके 16-17 साल तक की डिफरेंट एज के इसमें बच्चे थे। ग्रुप में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्हें ये बताया गया था कि हेस्टिंग उन्हें अगले स्टॉप पर मिलेगा और इन सबको लीड करेगा, और यहाँ से शुरू हुआ एक हौलनाक सफर। जब डोनर पार्टी के ये 87 लोग हेस्टिंग के रास्ते पर अगले स्टॉप पर पहुंचे, जो एक किला था, तो जो सबसे पहला झटका इनको लगा वो ये था कि वो राइटर लैंसफोर्ड हेस्टिंग वहां पे मौजूद नहीं था। वो उन्हें छोड़कर कुछ दिन पहले काफी आगे जा चुका था। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो ये लोग वापस चले जाते या फिर आगे बढ़ते। किले के मालिक ने उनसे झूठ बोला कि नहीं, रास्ता बिल्कुल ठीक है, महफूज है, तुम लोग बेफिक्र होकर आगे जाओ। इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और तकरीबन एक हफ्ते बाद इन्हें रास्ते में कुछ कागजों के फटे पुराने टुकड़े मिले। जब इन्होंने इन सबको जोड़ के पढ़ा तो ये हेस्टिंग की तरफ से एक और लेटर था जिसपे लिखा था कि आगे का रास्ता बैलगाड़ियों के लिए मौत है, इसलिए आगे मत जाना, वहीं रुक जाओ। जाहिर है हेस्टिंग खुद घोड़े पे था। वो घोड़े पे मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करता था और उसने एक फर्जी सी किताब लिख के इन लोगों को गाइडलाइन दी थी। लेकिन इन लोगों के साथ ये फैमिलीज थी, इनके बच्चे थे, बैलगाड़ियां थी, घोड़े थे, और वो रास्ता इस काफिले के लिए किसी तरह महफूज नहीं था। अब डोनर पार्टी रास्ते के बीचों बीच फंस चुकी थी। इन्होंने कुल्हाड़ियों से उन झाड़ियों को तोड़ा, पत्थरों को हटाया और आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जहां वो रोजाना 15 मील का सफर करते थे, अब वो मुश्किल से 1 या 2 मील का सफर करते थे, और इस वजह से इनका बहुत कीमती वक्त जाया हो गया। इसके बाद वो एक ऐसे खौफनाक सहरा में पहुंचे जहां पानी का एक कतरा नहीं था, और इस सहरा को क्रॉस करने में इनके 5 से 6 दिन लग गए। प्यास से पागल होकर उनके बैल भाग गए, खाने का सामान खत्म हो गया और ये लोग अपना सामान वहीं पे छोड़ के आगे चलने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, जब ये डोनर पार्टी उस मौत के सहरा से बाहर निकली तो भूख और प्यास से निढाल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। अक्टूबर के आखिर में कैलिफोर्निया की हसीन वादियों में पहुंच गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने इस पहाड़ को पार करने में सिर्फ 1 दिन की देर कर दी। 31 अक्टूबर 1846 को जब वो पहाड़ के ऊपर मौजूद एक झील जिसका नाम अब डोनर लेक है उसके पास पहुंचे तो अचानक आसमान पे काले बादल छा गए और अमेरिका की तारीख का एक खौफनाक बर्फानी तूफान शुरू हो गया। सिर्फ एक रात में 8 से 10 फुट जो है वो बर्फ पड़ गई। पहाड़ों के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। बैलगाड़ियां बर्फ में धंस गई और उनके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। जाहिर है बैलगाड़ियां और घोड़े बर्फानी रास्तों पे या ऊंचे पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते हैं। अब इन 87 लोगों के पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने का कुछ सामान था। इन्होंने बर्फ के अंदर लकड़ियों और कपड़ों से छोटे छोटे कैबिन बनाए और बैठ गए। इन सब की फूड बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और खाने के लिए इनके सिर्फ कुछ जानवर जिंदा थे, क्योंकि ज्यादातर जानवर इनके बर्फ के नीचे दब के मर चुके थे। इन्होंने अपने पालतू घोड़े, बैल सबको आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 हफ्तों तक इन्होंने इन पे गुजारा किया। इसके बाद डोनर पार्टी ने अपने पेट्स यानी जो इनके कुत्ते और बिल्लियां थे, इन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसे तूफान में फंस चुके थे जहां से इनका निकलना तकरीबन नामुमकिन था। भूख से दिन ब दिन सब कमजोर होते जा रहे थे। फिर इन्होंने अपने बैलों की जो खाल थी, जो इन्होंने अपने टेंट के ऊपर जो वो चमड़ा सा था, उसको बॉयल करना शुरू किया। इसको बॉयल करने से एक काले रंग का लेसदार सा स्मेली लिक्विड बन जाता, जिसको ये पीकर गुजारा करने लगे। वक्त के साथ साथ सब खत्म होता जा रहा था सिवाय भूख के। फिर इन्होंने जानवरों की हड्डियों को पीस कर खाना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर कब तक? और फिर शुरू हुई असल कहानी। दिसंबर 1846 के मिड में जब डोनर पार्टी पहाड़ों में बर्फ के दरमियान बिल्कुल कैद हो चुकी थी और कैबिन में खाना, चमड़ा, यहाँ तक कि वो अपने पालतू जानवर भी खा बैठे, तो 15 लोगों ने फैसला किया। इन 15 लोगों में 10 आदमी थे और 5 औरतें थी। इन्होंने एक फैसला किया कि वो माउंटेन को क्रॉस करके कैलिफोर्निया की पहली इंसानी बस्ती जॉनसन रैंच तक जाएंगे, ताकि वहां जाके वहां से कोई रेस्क्यू या हेल्प लेके आ सके और जो बाकी अपने बचे कुछ खानदान हैं उनकी जान बचा सके। 16 दिसंबर 1846 को ये 15 लोग इस सफर पे निकल पड़े। इस टाउन तक पहुंचने का रास्ता तकरीबन 100 माइल्स था।
लेकिन ये 100 माइल आहिस्ता आहिस्ता बर्फानी जहन्नुम में बदल गए। सफर के सिर्फ 6 दिन बाद इन लोगों को एक और खौफनाक बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ा और ये सब बहुत बुरी तरह से फंस गए। 24-25 दिसंबर की दरमियानी रात इनमें से 4 लोग सर्दी और भूख की वजह से मर गए। बाकी जिंदा लोगों ने खुद को मौत से बचाने के लिए पहली बार रोते हुए अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाना शुरू कर दिया और फिर अपना सफर शुरू कर लिया। लेकिन आगे चल के भूख के इस पागलपन में इन्होंने अपने 2 साथियों लुइस और सल्वाडोर को गोली मारकर जान से मार दिया और इनका गोश्त भी खाना शुरू कर दिया। तकरीबन 33 दिन तक बर्फ और खौफनाक हालात से लड़ने के बाद 18 जनवरी 1847 को ये ग्रुप फाइनली जॉनसन रैंच पहुंच गया। वहां पहुंचने तक इन 15 लोगों में से सिर्फ 7 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें 2 मर्द और 5 औरतें थी, जबकि बाकी 8 लोगों को रास्ते में ही मार के ये खा पी चुके थे। और इन 7 जिंदा बच जाने वाले लोगों की खौफनाक कहानी सुनकर कैलिफोर्निया के लोग होश में आए और इन्होंने पहाड़ों में पहली दफा डोनर पार्टी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स रवाना की। दूसरी तरफ झील के पास जब औरतें बच्चे भूख से मरना शुरू हो गए और जब हर चीज यहाँ तक के जानवर की खाले भी उबाल के खा चुके, तो वहां भी लोगों ने बर्फ से अपने मुर्दा रिश्तेदारों की लाशों को निकाल के खाना शुरू कर दिया। लेकिन माओ ने अपने बच्चों को इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाने के लिए एक काम किया। वो लाशों से गोश्त काटने और पकाने का सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में करती थी। रात को वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके हड्डियां अलग कर देती थी ताकि इंसानी जिस्म की पहचान खत्म हो सके। और जब सुबह इनके बच्चे सो के उठते तो ये अपने आंसू छुपाते हुए उनसे झूठ बोलती कि रात को बर्फ में कोई मरा हुआ हिरन मिला था। गोश्त बनाते हुए लाशों के चेहरों पे कपड़ा डाल देती थी, मुख्तलिफ लाशों के गोश्त को मिक्स कर देती थी ताकि खाते हुए पता ना चल सके कि ये किसका गोश्त था। फरवरी 1847 को फाइनली पहली दफा रेस्क्यू टीम बर्फ के नीचे छुपे कैबन तक पहुंची तो इंतहाई हौलनाक खामोशी थी। जब इन्होंने काफी आवाजें दी तो बर्फ के अंदर एक कैबन से एक औरत बाहर निकली जिसने रेस्क्यू टीम को देख के कहा, क्या आप खुदा की तरफ से आए हैं और क्या मैं जन्नत में हूँ? रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले 21 कमजोर बच्चों को रेस्क्यू किया। दूसरी रेस्क्यू टीम 1 मार्च को पहुंची जहां सबको फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया। इन 87 लोगों में से 39 लोगों की भूख और सर्दी से डेथ हो चुकी थी और बाकी जिंदा बचे 48 लोग इनकी लाशें इन 4 महीनों में खा चुके थे। जैकब और जेम्स डोनर दोनों भाइयों की भी डेथ हो गई और इनकी फैमिली के भी काफी लोग मर चुके थे। जिन बच्चों के पेरेंट्स मर गए थे उनकी कफालत कैलिफोर्निया के अमीर लोगों ने की। जेम्स रीड जो इनका दोस्त था और वो एक बड़े काफले के साथ कैलिफोर्निया की तरफ निकला था, वो काफला अपने टाइम पे कैलिफोर्निया पहुंच गया। जेम्स रीड वहां पे वेल सेटल हो गया। कभी कभी जिंदगी तबाह करने के लिए सिर्फ एक फैसला ही काफी होता है। ये अमेरिकन हिस्ट्री का वो खौफनाक वाकया है जहां माएं अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए पूरी रात इंसानी गोश्त पकाती थी। या ये कह लें कि ये एक ऐसी कहानी है जहां मरे हुए इंसानों ने दूसरों को जिंदा रहने में मदद की। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मेक गुड चॉइसेस इन योर लाइफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।